और एक बड़ी खबर आपको दे दें, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यू ललित। जी हां, सीजेआई ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। अगले मुख्य न्यायाधीश भारत के होंगे यू ललित। देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे यू ललित। सीजेआई ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है, जो कि परंपरा रही है। जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर जज होते हैं उनकी सिफारिश करते हैं जो सिटिंग सीजेआई होते हैं, और वही हुआ है। सीजेआई ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ दौरे पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी, और पुलिस लाइन से आईटीआई मैदान भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आजमगढ़ को कई योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी, और पुलिस लाइन से आईटीआई मैदान जाएंगे सीएम। हमारे संवाददाता, आजमगढ़ संवाददाता खुर्रम नमानी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। खुर्रम, और क्या जानकारी आपके पास मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने के संदर्भ में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन पहुंच गए। पुलिस लाइन से इनकी फ्लीट आईटीआई मैदान के लिए निकल गई है, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और आईटीआई मैदान में मुख्यमंत्री 3 दर्जन से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद हरिहरपुर घराना है आजमगढ़ में, जो संगीत के लिए विश्व विख्यात है, तो इनका कार्यक्रम हरिहरपुर भी जाने का है। हरिहरपुर घराने के लोगों से वो बात करेंगे, वहाँ के संगीत को भी सुनेंगे। उसके बाद वहाँ भी ये संभावनाएं प्रकट की जा रही है कि वहाँ उस गांव के विकास के लिए भी वो कुछ कार्य करेंगे। इसके बाद ये पुनः मुख्यमंत्री वापस आएंगे और कलेक्ट्रेट में वो समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा होगी, और पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे आजमगढ़ में रहने के बाद इनका वापसी का कार्यक्रम है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका खुर्रम। तो दरअसल सीएम योगी गोरखपुर से आजमगढ़ पहुंच चुके हैं, और उनका ये दौरा खास है क्योंकि उपचुनाव में मिली जीत के बाद वो आज पहली बार आजमगढ़ पहुंचे हैं। यहां पर सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आज सीएम यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। उनके इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों में से पूरी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, और ऐसे में पूर्वांचल बहुत अहम है। तो पहले गढ़ जीता गया और अब किलेबंदी की तैयारी है। जी हां, जीत के बाद योगी का यह पहला आजमगढ़ दौरा है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की। आजमगढ़ से 2024 के लिए संदेश देंगे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने 24 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पंडित छन्नूलाल मिश्र के परिजनों से भी वहां पर वो मुलाकात करेंगे। संगीत संस्थान में कलाकारों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो लगभग 3 घंटे तक आजमगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ के अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री का आजमगढ़ का पहला दौरा। चुनाव प्रचार के लिए गए थे उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसकी बहुत चर्चा भी रही थी। 2 उन्होंने जनसभाएं भी की थी आजमगढ़ के उपचुनाव में, और इसके बाद जीत के बाद आज पहला दौरा। तो वहीं आजमगढ़ के बाद सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे। यहां सर्किट हाउस में विकास कार्य, योजनाएं और कानून व्यवस्था को लेकर वाराणसी मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर जिले के अधिकारी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके बाद रात में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करने जाएंगे मुख्यमंत्री। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी, और रात में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों की सुबह समीक्षा करेंगे, रात को दर्शन पूजन करेंगे। आजमगढ़ के बाद वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो आपको बताएं कि काशी में विजय का प्लान क्या है। आज काशी जाएंगे आजमगढ़ के बाद मुख्यमंत्री।
और काशी में कानून व्यवस्था पर मंडलीय समीक्षा करेंगे। विकास कार्य और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भी वो चर्चा करेंगे। इसके अलावे गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर इन तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे, निर्माणाधीन परियोजनाओं का वो निरीक्षण करेंगे। ये काशी की योजना है काशी दौरे की मुख्यमंत्री की। पूर्वांचल दौरे पर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, गोरखपुर से अभी आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। आजमगढ़ में लगभग 3 घंटे रहेंगे, वहां से फिर काशी पहुंचेंगे और काशी में जो करेंगे वो हमने आपकी स्क्रीन पर सारा प्लान रखा हुआ है। गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्होंने ये मुकाम साहिबाबाद की विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करके किया है। सुनील शर्मा 2,14,835 वोटों से जीते हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा चुनाव की जीत है और ऐसे में उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी सम्मान दिया है। देश की सबसे बड़ी विधानसभा गाजियाबाद की साहिबा विधानसभा है और जहां पर 2022 के चुनाव में बीजेपी से विधायक बने सुनील शर्मा सबसे बड़ी जीत 2,14,800 कुछ वोटों से जीते हैं। बात करने के लिए सुनील शर्मा हमारे साथ है, जिनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। विधायक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे बड़ी जीत, तो कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, अगर खुशी की बात? नहीं, खुशी तो स्वाभाविक है। एक ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, कहीं जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो प्रसन्नता तो होती है। और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो विभाग के लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता का आभार, जिसने इतना अपार स्नेह दिया जो असाधारण है और अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ क्षेत्र की जनता का, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का, संगठन का और अपने नेतृत्व का। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और सरकारों के द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, ये उसी का नतीजा है कि जनता ने इतने भारी मतों से हमको जिताया। विधायक हैं सुनील शर्मा, जो कि साहिबाबाद विधानसभा से जीत कर आए हैं 2022 के चुनाव में, और देश में सबसे बड़ी जीत विधानसभा के चुनाव में इन्होंने दर्ज की है और इनकी विधानसभा भी देश में सबसे बड़ी विधानसभा है। तीसरी बार के विधायक बने हैं और हर बार अगर बात की जाए जीत के लक्ष्य का, तो वो हमेशा बढ़ता रहा, तो वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 2,14,000 वोटों तक। अब देखना यह होगा कि अगली बार क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार बहुत ही खुशी है जिस तरह से इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए नाइट शक्ति से। इधर कुंडा के बाहुबली नेता राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह धरने से उठने को तैयार नहीं और प्रशासन इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे हैं। बीती देर शाम तक अपर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम धरना खत्म करवाने में जुटे रहे, लेकिन उदय प्रताप की जिद बरकरार रही। इसके बाद तहसील परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ डॉक्टर और एम्बुलेंस भी तैनात कर दिए गए हैं। आधी रात डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और एसपी सतपाल अंतिल भी धरना खत्म करवाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। यहां डीएम और एसपी ने राजा उदय प्रताप को मनाने का हर संभव प्रयास किया, उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया। और लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के अंदर शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिला क्लर्क विपिन सिंह का शव। ड्यूटी के बाद वो घर नहीं लौटे। हजरतगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं। हजरतगंज पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्लर्क विपिन सिंह की पत्नी सपना सिंह ने हत्या की आशंका जताई। पत्नी ने कहा कि घटना की संपूर्ण जानकारी, मौत का कारण और 2 साथी कर्मचारियों की भूमिका की जांच तक मुख्यालय से वो नहीं हटेगी।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। रायबरेली में स्कूली बस और टैंकर की भिड़ंत की खबर आ रही। सड़क हादसे में स्कूल बस में बैठे 19 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। टैंकर ने खड़ी स्कूल बस में पीछे से टक्कर मारी थी। सड़क हादसे में स्कूल बस में बैठे 19 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का साफ कहना है कि जब नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने हर विभाग की 100 दिन की कार्य योजना मांगी थी और तब विभाग ने 100 दिनों में माफियाओं के कब्जे से 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छुड़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 6 महीने का लक्ष्य 100 दिनों में हासिल कर लिया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। योगी वन में बुलडोजर जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का एक ब्रांड बन गया और योगी 2 में 100 दिन से ज़्यादा की जो योगी 2 सरकार हो चुकी है उसमें भी लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही है। अब तक 850 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी जी। सर, योगी वन में भी बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चला, जमीन पर कब्जा करने वालों पर चला और उसकी स्पीड अभी भी लगातार जारी है योगी 2 में भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नई सरकार आई जिसको आप योगी 2 कह रहे हैं, तो उन्होंने कैबिनेट के सामने हर विभाग का प्रेजेंटेशन देखा। गृह विभाग का भी प्रेजेंटेशन सबसे पहले उन्होंने देखा और उन्होंने निर्देशित किया कि जो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम है इसके प्रति जो है हम लोग जिस तेजी से काम कर रहे हैं उस तेजी से और काम करते रहें। हम लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 500 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी 100 दिन में ही कुर्क कर ली जाए। एक जिले के डीएम, एक जिले के एसपी, एक जो हमारे कमिश्नरेट्स हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। और आपको मालूम है गैंगस्टर एक्ट में 14A में जो है जिला मजिस्ट्रेट और एसपी करते हैं और कमिश्नरेट्स में सीपी स्वयं करते हैं। तो इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 500 करोड़ की जगह 800 करोड़ का ज़्यादा का जो है संपत्ति कुर्क हुई इन द फर्स्ट 100 डेज। अब इसके बाद 800 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था 6 महीने के लिए, जो 6 महीना 25 मार्च से अगर आप देखें तो 6 महीना जो है बहुत जल्दी जो है ये पूरा हो जाएगा, तो 25 सितंबर तक। तो इसमें भी जो है बहुत तेज़ी से काम हुआ है और लगभग 850-900 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त हो गई और डेली हर घंटे कहीं ना कहीं कार्रवाई किसी न किसी जिले में हो रही है। तो उस कड़ी में ये मजबूती से काम किया गया है। इसमें हम बता दें भी कि पिछले समय का भी अगर हम जोड़ दें तो पिछले 2-2.5 साल में लगभग 3200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। अब इस संपत्ति को जब्त करने के बाद निर्देश मुख्यमंत्री जी का मिला है कि गैंगस्टर एक्ट में जो कार्रवाई कोर्ट्स में चल रही है उसमें हम सजा कराएं और फिर इसको पूरी तरह से जो है सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए। कि जिस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, वो चलता रहेगा और जो 6 महीने का लक्ष्य तय किया था गृह विभाग ने वो समय से पहले ही पूरा हो गया है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर है, कासगंज में तंबाकू कारोबारी के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है, छापा मारा है। 2 कारोबारी भाइयों के घर पर गोदाम पर आईटी की छापेमारी की खबर आ रही। 30 घंटे से रसूल और रईस अहमद के ठिकानों पर रेड की जा रही। आकर की टीम ने कई दस्तावेज इनके चेक किए हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। सूत्रों के मुताबिक तंबाकू कारोबारी भाइयों के घर और गोदामों के दस्तावेज, अकाउंट्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सभी चेक किए गए। 30 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। कासगंज से बड़ी खबर। तीस घंटे से रसूल और रईस, इन व्यापारी भाइयों के घर पर आयकर विभाग की टीम जमी हुई है, रेड कर रही। गोदाम पर भी छापा मारा गया है। तंबाकू कारोबारी हैं, इनके घर पर आयकर विभाग का छापा। घर और गोदाम दोनों पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड। 30 घंटे से ये रेड जारी, ये छापा जारी। आयकर की टीम ने इन व्यापारी भाइयों के कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले। दो कारोबारी भाइयों के घर और गोदाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी।
पहाड़ पर भारी बारिश से आफत जारी है। आज देहरादून में बारिश तबाही लेकर आई। ब्रह्मपुरी इलाके में 4 घरों में मलबा घुस गया और घर में मौजूद कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं एक गाड़ी और गाय मलबे में दब गए, जबकि एक महिला भी इस मलबे में फंस गई थी। इसे एसडीआरएफ ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इस दौरान वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए। मौके पर विधायक गणेश जोशी और जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। भारी मलबा आने से 5 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रह्मपुरी इलाके में आपदा वाली जगह पर एबीपी गंगा पहुंचा और ग्राउंड जीरो से हालात को बारीकी से समझा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एबीपी गंगा के संवाददाता रवि केंतुरा मौके पर पहुंचे। घरों में वहां पर मलबा घुसा हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन यानी मलबा हटाने का काम भी जारी। मौके पर जिलाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, जो हालात का जायजा ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा जब आफत का मलबा इन घरों में आकर घुसा होगा। ये आपदा के बाद के निशान हैं, साफ दिख रहे हैं, बाकी हैं, और ये बयां कर रहे हैं कि आपदा के खौफनाक मंजर क्या रहे उस वक्त जब ये मलबा घुसा यहां पर। देहरादून में सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मपुरी इलाके में बारिश ने अपना ऐसा कहर बरपाया कि मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये जो पहाड़ी से पूरा मलबा है, ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से जब नीचे आया और पूरा एक रौद्र रूप में, क्योंकि बहुत लगातार बारिश जो है कई दिनों से हो रही है और कल देर रात को यहाँ से पूरा मलबा निकला और सड़क को होते हुए ये मलबा नीचे कई घरों तक पहुँचा है, जिसके बाद कई लोग यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं। देखिए किस तरीके से सड़क को तोड़ने के बाद जो पूरा मलबा है वो अपने एक तीव्र फोर्स में जो है यहाँ से नीचे निकला और यहाँ से जितना भी ये जो मलबा आप देख रहे हैं और उसके आगे जो मकान है, इन मकानों की दीवारों को तोड़कर ये मलबा अंदर चले गया, जहाँ पर कई लोग जो हैं जो चोटिल हुए हैं। तकरीबन 5 ऐसे परिवार थे जिनकी घरों की दीवारें यहाँ पर टूटी हैं और मलबा जो है पूरी तरीके से अंदर घुस गया था। ये घर देखिए जहाँ पर कई लोग जो है बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। रात को जब अचानक से सैलाब आया, लोग सो रहे थे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा सैलाब यहाँ पर आएगा और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर जो है ये पूरा पानी भर गया और लोग भी यहाँ पर जो है अभी भी अपने घरों से पानी निकालने का वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर रात को सोए हुए थे, अचानक जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मलबा आया। ब्रह्मपुरी ये इलाका है और 4 से 5 घरों को उसने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। इधर की तरफ अगर जो आप मलबा अभी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो एसडीआरएफ है उसकी तरफ से अभी यहाँ पर जो ऊपर सड़क है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन ये जो मलबा है इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गाड़ी अभी भी इस मलबे के अंदर दबी हुई है, जिसको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि वो मलबे में कहाँ पर दबी हुई है। उसको भी जब मलबा साफ़ किया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो गाड़ी कहाँ पर दबी हुई है। इसके अलावा जिन घरों को नुकसान पहुँचा है वहाँ पर तमाम लोग जो घरों के ऊपर आप देख सकते हैं, जो पीछे जो दीवारें थी, मलबा इतनी तेज़ी से आया कि दीवारों को तोड़कर वो अंदर चले गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लोग चोटिल हुए हैं, इसके अलावा जो उनकी जो यहाँ पर जो गाय थी वो गाय भी मलबे में दब गई थी। पूरी रात भर से गाय को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू अभियान है वो भी जारी रहा और सुबह तक गाय को सकुशल यहाँ से बाहर निकाला गया। जो मलबा ऊपर से आया क्या रहा? ये तो वहाँ पे सुना है कि ऊपर प्लॉटिंग चल रही है, उन्होंने एक पुश्ता बनाया है वहाँ पे चारों तरफ से बनकर। जब पुश्ता गिरा तो सारा मलबा इधर आ गया इसमें, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। रात ये 6:30 साढ़े 6 बजे की घटना है। तो इसमें कुछ मवेशी भी दब गए हैं, लोगों का पूरा सामान जो है पूरा तहस नहस हो गया है। कहीं सोने के लिए, कहीं बेड, गैस सिलेंडर भी दबे हुए हैं, पूरा सामान पूरा ख़त्म हो गया है। अब आप लोग किस तरीके से ज़िला प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं, जो प्लॉटिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसी वजह से सब हुआ है? वास्तव में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, इसके ऊपर भी कई प्लॉटिंग हो रही है, जिसका आज एक कारण है जो हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जिला प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही हम लोग कई बार कहते भी हैं, लेकिन वो लोग। ब्रह्मपुरी इलाके में अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने खुद यहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डीएम सोनिका से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि केंतुरा। देहरादून में सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मपुरी इलाके में बारिश ने अपना ऐसा कहर बरपाया कि मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये जो पहाड़ी से पूरा मलबा है, ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से
जब नीचे आया और पूरा एक रौद्र रूप में, क्योंकि बहुत लगातार बारिश जो है कई दिनों से हो रही है और कल देर रात को यहाँ से पूरा मलबा निकला और सड़क को होते हुए ये मलबा नीचे कई घरों तक पहुँचा है, जिसके बाद कई लोग यहाँ पर चोटिल भी हुए हैं। देखिए किस तरीके से सड़क को तोड़ने के बाद जो पूरा मलबा है वो अपने एक फोर्स में, तीव्र फोर्स में जो है यहाँ से नीचे निकला और यहाँ से जितना भी ये जो मलबा आप देख रहे हैं और उसके आगे जो मकान है, इन मकानों की दीवारों को तोड़कर ये मलबा अंदर चले गया, जहाँ पर कई लोग जो हैं जो चोटिल हुए हैं। तकरीबन 5 ऐसे परिवार थे जिनकी घरों की दीवारें यहाँ पर टूटी हैं और मलबा जो है पूरी तरीके से अंदर घुस गया था। ये घर देखिए जहाँ पर कई लोग जो है बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। रात को जब अचानक से सैलाब आया, लोग सो रहे थे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा सैलाब यहाँ पर आएगा और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर जो है ये पूरा पानी भर गया और लोग भी यहाँ पर जो है अभी भी अपने घरों से पानी निकालने का वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर रात को सोए हुए थे, अचानक जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो ऊपर से बहुत ज़्यादा मलबा आया। ब्रह्मपुरी ये इलाका है और 4 से 5 घरों को उसने बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। इधर की तरफ अगर जो आप मलबा अभी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो SDRF है उसकी तरफ से अभी यहाँ पर जो ऊपर सड़क है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन ये जो मलबा है इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गाड़ी अभी भी इस मलबे के अंदर दबी हुई है, जिसको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि वो मलबे में कहाँ पर दबी हुई है। उसको भी जब मलबा साफ़ किया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो गाड़ी कहाँ पर दबी हुई है। इसके अलावा जिन घरों को नुकसान पहुँचा है वहाँ पर तमाम लोग जो घरों के ऊपर आप देख सकते हैं, जो पीछे जो दीवारें थी, मलबा इतनी तेज़ी से आया कि दीवारों को तोड़कर वो अंदर चले गया। इसके अलावा अगर बात करें ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।